हेलो दोस्तों, मैं विपिन गाइडेंस गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो मुखाकृति के आधार पर या तालु के आधार पर स्वरों के भेद पे। वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? समृत, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत। इन पे हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद जो हमारे ये तालु क्या होता है, ये तालु जो ये कंडीशन होती है यहाँ से ये क्या होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? तालु। और यहाँ पे एक जो लटका हुआ छोटा सा यहाँ पे हमारे कंठ जिसे बोलते हैं उसको हम काकल कहते हैं। तो हमने इसको बताया था कि जो बंद की स्थिति में होता है, मतलब समृत होता है, वो कैसे होता है? जो हमारा ये तालु होता है, ये तालु होता है और तालु ये हमारी जीभ होती है। और जब जीभ ये यहाँ से आके यहाँ किसी स्वर को उच्चारण में बंद की स्थिति में आ जाती है, यहाँ पे बंद सी स्थिति हो जाती है, वो क्या कहलाती है? समृत। और जो यहाँ से ये तालु है हमारा और ये जीभ है, जीभ जो है यहाँ से ये कंडीशन में पीछे साइड में बंद की ओर होती है, इस साइड में, और यहाँ आगे क्या है? खुली स्थिति में होती है, मतलब खुली अवस्था में। इसको क्या कहते हैं? विव्रत। ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था जो यहाँ पे ये खुली इस कंडीशन में जीभ हमारी यहाँ पे टकराती है आके, यहाँ पे तालु में, बीचों बीच तालु में, वो क्या कहलाता है? अर्ध खुला, मतलब अर्धविव्रत। क्या कहलाता है? अर्धविव्रत। उसके बाद जो जीभ हमारी यहाँ से ये कंडीशन में होती है वो क्या कहलाता है? अर्धसमृत। ठीक है। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे और अब हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर चलिए देखते हैं। अनुनासिकता के आधार पर अगर हम बात करें अनुनासिकता के आधार पर बात करें तो यहाँ पे दो हमें भेद देखने को, इसके 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक है निर्नासिकता, निर्नासिकता, नुनासिकता, सिक। और दूसरा है अनुनासिक। दूसरा क्या है? अनुनासिक। अगर हम इसको देखें तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, हम उसको निर को बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा? निर्धन अनुनासिक। और निर का अर्थ होता है ना की स्थिति में, मतलब जहाँ पे अनुनासिक ना हो। कौन कौन से हैं? जैसे कि हम देखें आ, बड़ा, ई, उ और उ आदि। ठीक है, जितने भी स्वर हैं। ठीक। और जो अनुनासिक, मतलब कि जो नासिक स्वर हैं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। आपने अनुनासिक, आपको व्यंजन तो पता है कि किसी भी वर्ण का 5वां अक्षर अनुनासिक कहलाता है, लेकिन अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं हम उनको देख लेते हैं। जो अनुनासिक स्वर हैं, जैसे क्या है? आ, ई, उ। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है क्या कि जहाँ पे हमें चंद्र बिंदु देखने को मिलता है। हमने पिछली क्लास में बताया था ये चंद्र बिंदु होता है और ये क्या होता है? अर्ध चंद्र बिंदु। जहाँ पे ये चंद्र बिंदु हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है? अनुनासिक। वो क्या कहलाता है?
अनुनासिक। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी हुई, अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से नहीं प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। उसके बाद उ, बड़ा उ आदि भी इसी प्रकार बनेंगे। तो ये क्या हो गए, अनुनासिक स्वर, ठीक है। और ये निरनुनासिक, मतलब कि जो अनुनासिक नहीं है, ठीक है। इनको ही अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग करके अनुनासिक बना दिया गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अनुनासिक स्वर कौन सा है, वो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से देंगे कि निम्नलिखित में से अनुनासिक स्वर बताइए, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन इनमें से किसी से उठा के दे देंगे और वही आपको आंसर देना होगा। अब अगर हम बात करें, इतना आप समझ गए होंगे, अब हम अगर बात करें अनुनासिकता के आधार पर आप इसको समझ गए होंगे। अगला जो हमारा बिंदु आता है, अगला जो बिंदु आता है हमारा, वो है जाति के आधार पर। वो क्या है, जाति के आधार पर। यहाँ पे एक चीज़ और है, एक और है, जैसे कि हमने बताया था अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, इसका प्रयोग हमें हमेशा कहाँ करना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और ये पूरी कंडीशन दोनों क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। क्या कहलाते हैं, अयोगवाह, जिनका जो वहन ना हो, जो व्यंजनों के साथ वहन ना हो, केवल स्वर के साथ यूज हो, वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। जैसे कि जो अनुस्वार है, इसको हम क्या कहते हैं, तत्सम। जहाँ पे आपको अनुस्वार देखने को मिले वो तत्सम शब्द होता है। और जहाँ पे जैसे कि ये चंद्रबिंदु ये देखने को मिल जाए, ये तो ये क्या होगा, तद्भव की स्थिति होगी। ये किसकी स्थिति होगी, तद्भव की। इतना आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जाति के आधार पर। अब बात करेंगे जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों के भेद। अब बात करेंगे जाति के आधार पर। जाति के आधार पर अगर हम बात करें, जाति के आधार पर, तो यहाँ पे भी हमें 2 कंडीशन देखने को मिलती हैं, 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक क्या है, सजातीय, और दूसरा क्या है, विजातीय। देखिएगा यहाँ पे सा का अर्थ क्या होता है, सहित, क्या होता है, सहित, और बी का अर्थ होता है अन्य, क्या होता है, अन्य। सा का अर्थ होता है सहित, मतलब जो जाति के, मतलब जो समान है, जो क्या है, समान है, सजातीय कहलाता है। और विजातीय जो अन्य है, जैसे कि आ, देखो सजातीय कौन कौन से होंगे, आ, ई, उ, ये क्या है, सजातीय हैं। ये क्या है, सजातीय। और जो विजातीय होंगे वो विजातीय क्या होंगे, जैसे कि हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, निम्नलिखित में से विजातीय होंगे, विजातीय स्वर हैं। अब देखिएगा, अब जैसे कि आपको दे दिया गया, ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से विजातीय कौन सा है। अब देखो ये क्या है, ये हमारे तीनों क्या हैं, सजातीय हैं। ये तीनों हमारे क्या हैं, सजातीय। जो आंसर होगा ये क्या कहलाएगा, विजातीय। ये क्या कहलाएगा, विजातीय। तो उम्मीद है कि आप यहाँ इसको समझ गए होंगे कि जो सजातीय है वो क्या है और विजातीय स्वर वो क्या है, ठीक है। अब हम इसमें एक आपका टाइप और अब स्वरों की जो स्वरों का प्रकार है, जो स्वरों से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले थे वो हमने पूरे टॉपिक पे, पूरी बिंदु पे चर्चा कर ली है। अब
कोई भी ऐसा मैंने बिंदु नहीं छोड़ा है जो आपसे स्वरों से पूछा जाए और क्वेश्चन आपका बाहर हो जाए। एक टॉपिक अभी मैंने इसमें स्वरों में छोड़ दिया है, जो है उच्चारण स्थान, कि किस स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन सा स्वर कंठ से निकलता है, कौन सा दंत से निकलता है, कौन सा मूर्धा है। ये अभी मैंने उसका जो उच्चारण स्थान है, स्वरों का जो उच्चारण स्थान है, उसको मैंने छोड़ रखा है। उसका कारण ये है कि जब मैं स्वर और व्यंजन दोनों को एक साथ ही पढ़ाऊंगा, स्वर और इनके प्रकार को, स्वर और व्यंजन के दोनों के प्रकार को एक साथ ही समाहित करूंगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। और यहाँ से और जो भी स्वर से बनने वाले क्वेश्चन थे, मैंने उन पे विस्तार से और अच्छे से चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी फिर भी आपको लगता है कि हमारा कोई क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल अपना क्वेश्चन रख सकते हैं और उसका बिल्कुल जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यंजन पे, क्योंकि अब हम स्वर पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे किस पे? व्यंजन पे। चलिए, अब हम व्यंजन की बात करेंगे। अगर हम व्यंजन की बात करें तो जो व्यंजन हैं भाई, स्वर क्या थे? जो स्वतंत्र थे और जो स्वतंत्र नहीं हैं, जो स्वतंत्र नहीं हैं, या फिर हम कहें इसकी परिभाषा को देखें, जो वर्ण किसी ना किसी वर्ण की सहायता लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो जो स्वतंत्र नहीं हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और या फिर परिभाषा की बात करें, जो उच्चारित होने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं, जो किसी अन्य वर्ण के साथ ही उच्चारित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि मैं आ की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, आ का उच्चारण करने में मुझे किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये क्या हमारा हो गया? स्वर हो गया। अब जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ का। यहाँ पे देखिएगा, जब मैं का बोलता हूँ का, तो लास्ट में जो ध्वनि निकलती है वो किसकी है? आ की। का आ किसकी है? आ की। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कंडीशन हुई कि इसको का को उच्चारित करने में हमें आ की आवश्यकता पड़ी, जो आ की आवश्यकता पड़ी। अब ये स्वतंत्र नहीं रहा और क्या हो गया? दूसरे वर्ण की इसको आवश्यकता पड़ी, तो ये क्या कहलाया? व्यंजन कहलाया। अब हम इन पे ही चर्चा करेंगे। अब पहला इसका क्वेश्चन ये आता है कि सर व्यंजन हैं कितने? मतलब जो वर्ण हैं वो हैं कितने? जो व्यंजन हैं, देखिएगा, जो वर्ण हैं हमारे वो कितने हैं? 44। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे कितने हैं? 33। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो 36 पढ़े हैं। आप कहेंगे भाई हमने तो 36 पढ़े हैं, देखते हैं। देखो, जैसे कि हमने स्वर 13 से 11 कंडीशन पे आए थे। 13 से कहाँ आए? 11 पे। हमने किनको बाहर किया था? अयोग बाह को, इनको हमने बाहर किया था। ठीक है, ये क्या थे? अयोग बाह, हमने इनको बाहर किया था। तो यहाँ पे क्या है? 36। और यहाँ पे भी हमें 33 आने के लिए हमने 3 को बाहर किया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि हमने इन जो 3 बाहर हुए हैं वो 3 हैं कौन कौन से? वो वर्ण 3 कौन कौन से हैं? तो वो 3 क्या हैं? छ, त्र और ज्ञा। इन तीनों को हमने बाहर किया गया है। इन तीनों को इस श्रेणी से बाहर किया गया है। और एक और आता है श्री वाला, स्रा। क्या आता है? स्रा। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये क्या कहलाए? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन तो किसी को भी बनाया जा सकता है और बहुत सारे होते हैं संयुक्त व्यंजन, लेकिन इन 4 को आधिकारिक मान्यता प्राप्त की, इन 4 को आधिकारिक मान्यता दी गई है, इसलिए इन 4 को ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन।
ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 3। इनकी संख्या कितनी है, 33। अब अगर हम बात करें व्यंजन के, तो व्यंजन कितने हैं, 33। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये क्या है, ये क्या है, खड़ी पाई। क्या है, खड़ी पाई। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिरोरेखा। सिरोरेखा ये क्या कहलाती है, सिरोरेखा। और ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, खड़ी पाई। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं खड़ी पाई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, खड़ी पाई। अब आपने कभी देखा होगा, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या है कि जो अनुस्वार का यहाँ पे बिंदु का प्रयोग होता है, ठीक है, तो हम कह देते हैं अनुस्वार है। अगर यहाँ पे प्रयोग भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, कि इसमें नुक्ता क्या है, जो नुक्ता है वो क्या है, तो हम इन पे चर्चा करते हैं। देखिए, जो सिरोरेखा के ऊपर होता है, जो सिरोरेखा के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक। क्या कहलाता है, अनुनासिक, सॉरी अनुस्वार। क्या कहलाता है, अनुस्वार। वो क्या कहलाता है, अनुस्वार। और उसके बाद जो ये खड़ी पाई है, उसके आगे जो इसको प्रयोग किया जाता है, ये जो उसके आगे जो प्रयोग किया जाता है, उसके जो आगे प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पंचमाक्षर। जो पंचमाक्षर स्वर, क्या कहते हैं, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, क्योंकि देखा होगा का वर्ग का जो 5वां वर्ण है, का वर्ग का 5वां वर्ग है, वर्ण है, वहां पे ये कंडीशन है। इसी प्रकार से लिखा है, ये पूरी वर्णमाला में सिर्फ एक ही जगह प्रयोग हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो खड़ी पाई के नीचे लगता है, खड़ी पाई के जो नीचे लगता है, टा वर्ग का तीसरा और चौथा, टा वर्ग का तीसरा और चौथा जो वर्ण है, टा वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण है, अगर हम इसमें इसका प्रयोग करें तो ये क्या कहलाएंगे, द्वित व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या फिर ताड़नजात। क्या कहलाएंगे, ताड़नजात। क्या कहलाएंगे, ताड़नजात या फिर द्वित व्यंजन या फिर उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, ताड़नजात, द्वित व्यंजन या फिर उच्छिप्त व्यंजन या फिर फेंके हुए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ताड़नजात या उच्छिप्त। ठीक है, अब अगर बात की जाए खड़ी पाई के इस साइड की, ये कंडीशन में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नुक्ता। इसको क्या कहते हैं, नुक्ता। ये जो कंडीशन बनती है ये क्या कहलाती है, नुक्ता। अब अगर नुक्ता की हम बात करें तो यहाँ पे पहले ताड़नजात को समझ लीजिएगा। ताड़नजात जो हैं इनका, जैसे कि ताड़नजात जो हैं इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, क्योंकि ये जो हैं टा वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से मिलते हैं, टा वर्ग के तीसरे और चौथे से मिलते हैं। अब जैसे कि जब इनका ताड़नजात का प्रयोग किया जाएगा तो ये या तो शब्द के अंत में होंगे या फिर बीच में होंगे। कभी भी ताड़नजात वर्ण से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। और जहाँ से, जैसे कि ढक्कन की बात करें तो ये क्या हो गया, या फिर डायरी की बात करें, ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, टा वर्ग के तीसरे और चौथे, क्या हो गए, टा वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण। और अगर मैं बात करूं मेंढक की या फिर बात करूं सड़क की, अब ये क्या हो गए, ताड़नजात या उच्छिप्त या द्वित व्यंजन, दुगिड़ व्यंजन। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, जो उच्छिप्त व्यंजन हैं या फिर ताड़नजात हैं, इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है,
अब जो नुक्ता है, अब मैं बात करता हूं जो नुक्ता है इनकी संख्या कितनी है। अगर नुक्ता की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। कौन कौन से देखिएगा, का, खा, गा, जा और फा। अब ये क्या है, अभी ये क्या है, हिंदी के हैं। और जब इसमें इस बिंदु का प्रयोग करेंगे, अब ये क्या हो गए, अरबी फारसी के। अब क्या हो गए, ये अरबी फारसी के हो गए, अरबी फारसी के हो गए। अब ये क्या हो गए, अरबी फारसी के। और अब इनकी संख्या कितनी है, 5। ये नुक्ता लगा हुआ है। एनसीईआरटी को नहीं मानती है। एनसीईआरटी में केवल 3 संख्याएं दी गई हैं। एनसीईआरटी में केवल 3 दी गई हैं। और वो 3 कौन कौन सी हैं, वो है खा, जा और फा। एनसीईआरटी ने केवल इन 3 को माना है, इन फा। एनसीईआरटी ने केवल इन 3 को माना है, इन 5 को नहीं माना है। लेकिन अभी एक बार क्वेश्चन आया था कि नुक्ता जो वर्ड हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो सही किया गया था वो 5 किया गया था। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपके विवेक पर निर्भर करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ इसको 3 मानती है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पर 5 सही किया गया है। ठीक है, मैंने आपको इनको बता दिया ये नुक्ता क्या है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, 13। और जो छत्रज्ञ और श्रा है ये संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद जो ये क्या कहलाती है, ये सिरोरेखा है। और ये क्या है, ये खड़ी पाई है। कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी जैसे कि बहुत से लोग देखते हैं कि जैसे धर्मेंद्र लिखना है तो ये कंडीशन लिखती है, ये कंडीशन में वो इस नाम को लिखते हैं। लेकिन ये क्या है, ये शुद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि धर्मेंद्र इस कंडीशन में ही लिखा जाएगा। और सिरोरेखा जो है वो घुंडी को कभी भी उसके ऊपर से नहीं गुजरती। जैसे कि मैं बात करूं प्रातःकाल की, प्रातःकाल, अब जैसे कि प्रातःकाल इस कंडीशन में लिखा जाता है तो प्रातःकाल बहुत से हमारे दोस्त कहेंगे कि सर ये 2 हैं, ये 2 वर्ड शब्द नहीं है, ये एक ही है, क्योंकि कभी भी इनके ऊपर से सिरोरेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। जहाँ भी आपको जैसे कि आपको ये मिल जाए, ठीक है, उसके बाद ये मिल जाए, विसर्ग मिल जाए, वहाँ से आपकी कभी भी सिरोरेखा क्या है, ऊपर से नहीं गुजरेगी और सिरोरेखा को वहाँ से तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे जो नुक्ता क्या है। और पंचमाक्षर का 5वां अक्षर जो है वो इस बिंदु का प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन और देख लेते हैं कि जो अनुस्वार है यहाँ पे जो अनुस्वार है वो कहाँ पे प्रयोग किया गया है। जैसे कि ये अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा एक कंठ है, इसको कहाँ पे हमेशा स्वर के साथ ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि का और ठा। अब देखिएगा इसको हम अगर लेते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, का और आ। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये कहाँ पे आ गया, स्वर पे। ये कहाँ पे आ गया, स्वर पे। तो इसलिए जो अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा स्वर के साथ ही किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम रफ करते हैं। अब हम बात करेंगे कि वर्ग की। अब बात करेंगे वर्ग की, वर्गीय व्यंजन की। देखिएगा यहाँ पे इसको
3 कंडीशन में ही सबको ख़त्म कर दिया गया है। जो वर्ण हैं इनको क्या है कि तीन वर्णों में ही, 3 व्यंजनों को 3 वर्गीकरण में ही बांटा गया है। और इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग हम अध्ययन की सरलता हेतु करते हैं। जो हम अध्ययन करते हैं उसमें हमें सरलता हो। जैसे कि देखते हैं, एक जैसे कि का वर्ग है। क्या है? का वर्ग। ठीक है, का वर्ग है। इसमें क्या आता है हमारा? का, खा, गा, घा और इंग्या। इसको क्या कहते हैं? इंग्या। अभी मैं इस पे चर्चा कर चुका हूँ। अब देखिएगा, खा वर्ग की बात करें, अगर चा वर्ग की बात करूं, चा वर्ग तो चा, छा, जा, झा और मा। टा वर्ग की, टा वर्ग तो टा, ठा, डा, ढा, टा। उसके बाद ता और पा वर्ग, ता, था, दा, धा और ना। उसके बाद पा वर्ग, जो पा वर्ग है वो क्या है? पा, फा, बा, भा और मा। जो हमारे 33 व्यंजन हैं, देखिएगा वहाँ से ये जो 5 हैं, ये 5 क्या हैं? ये 5 क्या हैं? वर्गीय। इनको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? वर्गीय या फिर स्पर्शी। इनको या फिर स्पर्शी, क्योंकि इनका उच्चारण करने में, इन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारी जो जीभ है वो मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए हम इनको स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ की बात करें तो क्या है? अंतस्थ है। और उसके बाद अंतस्थ जो हमारे हैं वो क्या हैं? 4 हैं। इनकी संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। वो कौन कौन से हैं? एक हमारा हो गया या, रा, ला और वा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ऊष्म की। किसकी? ऊष्म की। ये कौन कौन से हैं? ये है शा, और हा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये इनकी संख्या कितनी है हमारी? 25। ये हमारे कितने हैं? 4। और यहाँ पे ये कितने हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 33। टोटल कितने हो गए? 25 और 8 कितने हो गए? 33। अब देखो, इसको हम 1, 2, 3, 4 और 5, इसको 1, 2, 3, 4 और 5। अभी हम जब आगे वर्णों पे चर्चा करेंगे, जहाँ पे प्राणवायु के आधार पर या फिर सघोष या अघोष के आधार पर, ठीक है, तो हमें इसी चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो वो कौन कौन से हैं? सा, शा और हा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो हमारा ये है इंग्या, ये क्या है? 5वां अक्षर। ठीक है। का वर्ग का 5वां अक्षर, जिस पे हमने अभी शिरोरेखा और खड़ी पाई जब चर्चा की थी, तब इस वर्ण की हमने चर्चा की थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो हमारा ये है टा वर्ग का 3रा और 4था, डा और ढा। अब इसको हम क्या बोलते हैं? डा और अढ़ा। क्या? अढ़ा और डा। देखो कैसे कि ये क्या होता है कि इसमें इस बिंदु का प्रयोग है। ठीक है। और इसमें इसका, अब ये क्या हो गए? ताड़नजात हो गए। क्या हो गए? ताड़नजात। ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये था है
और ये धा है, ये भा है। इसके ऊपर से देखो कभी भी सिरोरेखा नहीं गुजरती है, कभी भी सिरोरेखा इनके ऊपर से नहीं गुजरती है। ठीक है, अगर हम इनका वर्गीकरण करें, अगर व्यंजनों का हम वर्गीकरण करें, अगर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करें तो ये 3 हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? एक देखो स्पर्शी, स्पर्शी, और दूसरे हैं अंतस्थ, अंतस्थ, और तीसरा है ऊष्मज, ऊष्मज। अब देखो स्पर्शी क्या है? का से लेकर, का से लेकर, का से मा तक, का से मा तक। अंतस्थ हमारे कितने हैं? 4। अंतस्थ कितने हैं? 4। अंतस्थ कितने हैं? 4। और जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। यहाँ पर जो हमारा या और वाह है, या और वाह है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर। इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ला है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पार्श्विक। इसको हम कहते हैं पार्श्विक। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रा है, इसको हम क्या कहते हैं? लुंठित। इसको क्या कहते हैं? लुंठित। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम ऊष्मज की बात करें तो ऊष्मज हमारे सा, 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 हा। देखो क्या है? शा, शा, शा और हा। अब हम अगर एक बार इन पे भी चर्चा करें तो ये क्या है? तालव्य शा। क्या है? तालव्य। ये क्या है? तालव्य शा। और ये क्या है? मूर्धन्य। ये क्या है? मूर्धन्य शा। ये क्या है? मूर्धन्य। और ये क्या है? दंतिसा। ये क्या है? दंतिसा। ठीक है, और ये क्या है? इसको हम जो है इसको हम क्या कहते हैं? स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय या फिर कंठ। ठीक है, ये या फिर कंठ। ठीक है, उसके बाद अब देखो जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसको हमने तीन भाग हैं, 3 प्रकार हैं। स्पर्शी क्या है? स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्मज। जो स्पर्शी है वो का से लेकर मा तक, इसी को हम क्या वर्गीय भी या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, जो अंतस्थ है वो क्या है? या, रा, ला, वा। ठीक है, तो या और वा जो हैं इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। जो ला है इसको हम पार्श्विक कहते हैं, और जो रा है इसको हम लुंठित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऊष्म है, ऊष्मज हैं, जो ऊष्मज हैं वो कितने हैं? इनकी भी संख्या 4 है, और वो क्या है? शा, शा, शाह। इनका उच्चारण स्थान की बात करें तो ये तालव्य शा है। जो ये है शा, शा, शलजम वाला शा, तो ये क्या है? तालव्य। और ये क्या है? मूर्धन्य, और ये दंत, और ये स्वरतंत्रीय। मतलब स्वरतंत्रीय का मतलब होता है स्वरतंत्रीय का जो मतलब होता है, जैसे कि जब कभी भी देखना हम हा बोलते हैं, हा, तो क्या है कि हमें पेट से आवाज़ निकालनी पड़ती है। यहाँ नाभि से लेकर पूरा हमारा स्वरतंत्रीय हिल जाता है, तो इसलिए स्वरतंत्रीय। अगर ऑप्शन में आपका कंठ और स्वरतंत्रीय दोनों है तो पहला ऑप्शन आपका स्वरतंत्रीय ही होगा। लेकिन अगर ये नहीं है तब आप कंठ को प्राथमिकता देंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं घोष के आधार पर आगे बढ़ेंगे। और जो अगला हमारा प्रकार है व्यंजनों का, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो अगला प्रकार है हमारा, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब जो है घोष या गूंज के आधार पर, घोष या घोष, कंपन या गूंज या फिर गूंज के आधार पर, घोष, कंपन या फिर गूंज के आधार पर,
यहाँ पे दो भाग, इसके दो प्रकार हैं। कितने हैं? दो। देखिएगा दो प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? पहला अघोष और दूसरा सघोष। दूसरा क्या है? सघोष। अगर हम इसका विच्छेद करें, इसका हम विच्छेद करें, इसको हम तोड़ें, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? आ और घोष। इस इधर क्या मिलेगा? सा धन घोष। देखिएगा आ का अर्थ होता है नहीं, क्या होता है? नहीं। और सा का अर्थ होता है सहित, ठीक है। और घोष का अर्थ होता है, घोष का मतलब कंपन, घोष का मतलब है कंपन। मतलब जो कंपन के साथ नहीं है, जो कंपन के साथ नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? जो कंपन के साथ नहीं है उसको हम कहेंगे अघोष। और जो कंपन के साथ है, जो कंपन के साथ है उसको हम क्या कहेंगे? सघोष। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो अघोष की संख्या कितनी है? वो है 13 है। वो कितनी है? 13 है। और जो सघोष की संख्या है वो कितनी है? 31। देखिए कैसे किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, जो अभी हमने पीछे बताया है कि वर्ग, जो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और स्वर, सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा और स्वर। देखिएगा यहाँ पे कितने हो गए? 15 और 11। 15 और 11 कितने होते हैं? 15 और 11 26, ठीक है। 15, 11, 26। उसके बाद यारा, लावा और हा, क्या होगा? या, र, ला, वा और हा। टोटल जो संख्या है इनकी वो कितनी हो गई? 31। वो कितनी हो गई? 31। तो जो सघोष हैं वो क्या हैं? किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कितने हो गए? ये हो गए हमारे 15, ठीक। फिर उसके बाद स्वर 11 प्लस 11 और प्लस 5 कितने हो गए? 31। कितने हो गए? 31। अब जो अघोष हैं, अघोष वो क्या है? यहाँ पे 3, 4, 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा? अघोष जो होगा 2 और 4, 2 और 4। उसके बाद शा, शा और शा, सा, सा, शा। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 13 है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 13। ये क्या है? ये क्या है? जस्ट अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के संख्याओं में अपोजिट होते हैं। अगर यहाँ पे 33 है तो यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो जो घोष या कंपन या गूंज के आधार पे बात करें, घोष या कंपन या गूंज के आधार पे बात करें, तो घोष या कंपन या गूंज के आधार पे जो इसके प्रकार हैं वो कितने हैं? 3, 2। अघोष और घोष। जो गूंज के साथ है वो क्या कहलाया? सघोष। जो गूंज के बिना है, जो गूंज के साथ नहीं है, वो क्या कहलाया? अघोष, ठीक है। अगर अघोष की बात करें तो किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा और उसके बाद सा, शा, शा, इनकी संख्या 13 है। और सघोष की बात करें तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सभी स्वर या, रा, ला, वा और हा, इनकी संख्या है 31। अब हम बात करेंगे प्राणवायु के आधार पर। अब हम बात करेंगे प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। अब जो है वो क्या है? प्राणवायु के आधार पर। अब जो आता है वो प्राणवायु के आधार पर, श्वास या फिर प्राणवायु के आधार पर। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिएगा, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, और महाप्राण।
अगर हम इसको अलग करें तो क्या होगा, अल्प धन प्राण, और इसको महा धन प्राण। अब देखिए, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है कम, और महा का मतलब होता है अधिक। ठीक, अल्प का मतलब कम, जहाँ पे वायु की मतलब श्वास कम लें, जहाँ पर श्वास, जिस वर्ण का उच्चारण करने में श्वास कम लगे उसको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। और जिनका उच्चारण करने में श्वास या वायु अधिक प्रयोग, अधिक खर्च हो, तो उसको क्या कहते हैं, महाप्राण। अब हम बात करें अल्प प्राण की, तो देखो अल्प प्राण होते कौन कौन से हैं, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण जो है किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा सभी स्वर और सभी स्वर, उसके बाद अंतस्थ, उसके बाद क्या है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ। और इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 30। 15, 11, 26 और 4 30, संख्या कितनी हो गई, 30। अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अब बात करें महाप्राण की, तो इनका उच्चारण करने में हमें वायु अधिक प्रयोग, सांस का अधिक प्रयोग करना होता है। तो ये कौन कौन से हैं, अब देखो यहाँ पे 1, 3 और 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो महाप्राण हैं वो क्या हो जाएंगे, जो महाप्राण है वो क्या हो जाएंगे, 2 और 4, 2, 4, 2 और 4। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ठीक है, उसके बाद ऊष्म व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है, 14। टोटल कितने हो गए, 10 ये और 4 ये, टोटल कितने हो गए, 14, ठीक है। अब देख लेते हैं श्वास या वायु के आधार पर, श्वास या वायु के आधार पर दो भाग हैं, 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण जिसमें वायु कम लगे और महाप्राण जिसमें वायु का अधिक लगे, ठीक है। अल्प प्राण जो हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर सभी स्वर, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 30 है। महाप्राण जो किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, जो ऊष्म व्यंजन हैं उनकी संख्या कितनी है, टोटल इनकी संख्या है 14, ठीक है। अब इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा, श्वास या प्राण वायु के आधार पर 2 भेद हैं, 2 प्रकार हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रकार की, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा उच्चारण के आधार पर, अब मैं बात करूंगा उच्चारण के आधार पर। अब बात करूंगा उच्चारण के आधार पर। चलिए देखते हैं उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर अगर प्रकार की बात करें तो कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। उच्चारण के आधार पर अगर हम बात करें तो इनके प्रकार कितने हैं, 8। देखिएगा कौन कौन से। सबसे पहले स्पर्शी, स्पर्शी, और इनकी संख्या कितनी है, वो है 16। स्पर्शी, इनकी संख्या कितनी है, 16। कौन कौन से, देखो का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण, मतलब का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ग, 4 कितने हो गए, 16। उसके बाद है संघर्षी, उसके बाद क्या है, संघर्षी। जो संघर्षी है इनकी संख्या कितनी है, वो है 4। कौन कौन से हैं, वो हैं शा, शा, शा और हा, ठीक है। उसके बाद स्पर्शी,
स्पर्शी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्शी और संघर्षी, इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? चा वर्ग के, चा वर्ग के, चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण, ठीक है। उसके बाद ये पहला हो गया, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, और जो चौथा प्रकार है वो क्या है? पंचमाक्षर, 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 इनकी संख्या कितनी है? 5। इतनी इनकी संख्या है कितनी? 5। ये कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, 5वां अक्षर, 5वां अक्षर, जिसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक, ठीक है। उसके बाद जो 5वां प्रकार है वो देखिएगा, 5वां प्रकार है पार्श्विक या पार्श्विक, पार्श्विक या लुंठित। इसकी संख्या कितनी है? 1। कौन है? वो है रा, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 जो है वो क्या है? प्रकंपित, सॉरी, पार्श्विक जो है प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित, रा। और जो पार्श्विक है, पार्श्विक है वो क्या है? उसकी संख्या 1, और वो क्या है? ला, ठीक है। और उसके बाद जो 7वां है इसको क्या कहते हैं? ताड़न जात, ताड़न जात, ताड़न जात। इसकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? डा और अड़ा, ठीक है। अब ये हमारे 7 प्रकार हो गए। जो एक बचा है वो बचा है संघर्षहीन। वो क्या बचा है? संघर्षहीन, संघर्षी, संघर्षहीन। और उसमें आता है हमारे 2 वर्ण। कौन कौन से? एक है या और वा, या और वा। इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अब देख लीजिएगा, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्पर्शी, इसमें 16 वर्ण हैं। कौन कौन से? का वर्ग का प्रथम 4, टा वर्ग के प्रथम 4, ता वर्ग के प्रथम 4 और पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ठीक है। उसके बाद जो संघर्षी, जिन वर्णों को उच्चारण में संघर्ष हो, जैसे कि ऊष्म, इनको हम अधिक ऊष्मा का प्रयोग हो, वो क्या है? शा और हा, ठीक है। उसके बाद स्पर्शी और संघर्षी, जो चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण हैं वो स्पर्शी और संघर्षी दोनों में आते हैं। उसके बाद पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, जिसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है? अनुनासिक। उसके बाद प्रकंपित या लुंठित की बात करें तो वो 1 है, और वो क्या है? रा, ठीक है। उसके बाद पार्श्विक की बात करें तो वो उसकी भी संख्या 1 है, और वो है ला, ठीक है। उसके बाद ताड़न जात की बात करें तो वो हैं 2, ये 2, ठीक है। उसके बाद अगर हम संघर्षहीन की बात करें तो इनकी संख्या 2 है, या और वा, ठीक है। इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं? इनको अर्धस्वर कहा जाता है, लेकिन इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें संघर्षहीन होते हैं, क्योंकि ये संघर्षहीन होते हैं, इनमें संघर्षी नहीं होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको अर्धस्वर में गिना जाता है।
ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु पर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ाया है उसको आप वर्ण विचार पे चर्चा कर रहे हैं तो उसको आप बार बार देखिएगा, ताकि भविष्य में दोबारा ये कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। मैंने जो आपको जितना भी मटेरियल दिया है, जो भी दिया गया है, वो बिल्कुल एकदम अच्छा है। आपको कई किताबों से इकट्ठा करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।